हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। बच्चों, आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, डायमेंशन। ठीक है, आज हम डायमेंशन की चर्चा करने वाले हैं। डायमेंशन में क्या हमें पढ़ना है, क्या डायमेंशन होती है, वो सभी तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। डायमेंशंस, ठीक है। तो बच्चों, डायमेंशंस क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा बैक साइड में, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए एक्सीलरेशन है, ठीक है। क्या है एक्सीलरेशन? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन आएगा। मोटे मोटे तौर पर हम लिख देते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बच्चों, अब मैं इसकी हम यूनिट लिखते हैं जब फिजिकल क्वांटिटी की, जब हम यूनिट की बात करते हैं तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। ये इसकी क्या है? यूनिट। अब बच्चों, इस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, या एक ये कह सकते हैं एनालिसिस की गई, जिस एनालिसिस को हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। और जो फॉर्मूला बनाया गया उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं? मेनली जो मास, लेंथ और टाइम, मास को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एम से। लेंथ की जो यूनिट है सेकंड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, या लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम इसमें एल से। और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम बच्चों इसमें टी से। ये हमेशा याद रखना है। अब देखो, अगर मैं इसकी यूनिट को डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं, या ये कह सकते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, मैं इसको डायमेंशनल फॉर्मूले के इसमें फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? इसमें लिखने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ता है? एक ब्रैकेट लगाओ। इसके अंदर क्या है? यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए एक एम यहां पर रख दो, और अपॉन सेकंड, सेकंड की जगह मैंने क्या माना है इसमें? टाइम, टाइम की जगह नहीं, टाइम की सेकंड की जगह क्या आ जाएगा? टी, और इसकी पावर है 2। ये बन जाएगा हमारे पास m t की पावर -2। ये ऐसे लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। लेकिन ये भी अभी करेक्ट नहीं है, इसमें भी एक गलती है। क्या है? यहां देखो, ये जो मेरे को फॉर्मूला मिल रहा है बच्चों, ये क्या मिल रहा है? m यहां मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब है m की पावर कितनी है? यहां पे 1 है। इसके बाद l आना चाहिए, फॉर्मूले के अंदर l आना चाहिए, जबकि यहां l नहीं है ना। तो क्या करें? यहां क्या करेंगे? l की पावर 0 कर देते हैं। l की पावर 0 रिप्रेजेंट करता है कि इसमें l नहीं है। किसी की भी पावर क्या होती है? वैल्यू 1 होती है, ठीक। और t की, दिस इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बात करते हैं ये डायमेंशंस क्या है बच्चों। जो ये पावर आई ना इसकी, जैसे मान लीजिए m की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगी,
तो ये जो पावर है 1, 0 और -2, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। समझ रहे हो, इन्हीं को हम डायमेंशंस बोलते हैं। और ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, और शॉर्ट में इसको लिख देते हैं डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि डायमेंशंस क्या होती है। अगर मैं यहां से इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूं तो बड़े आराम से बन जाएगी। डायमेंशंस इज द फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस इज द पावर, पावर है ना, डायमेंशंस इज द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नोटेशन। ये फिजिकल क्वांटिटी की नोटेशन है ना, मास की m, लेंथ की l, टाइम की t। डायमेंशंस इज द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नोटेशन इन डायमेंशनल एनालिसिस। या बच्चों आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं इसमें, यहां क्या है देखो, t की पावर क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि टाइम कितना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। l की पावर 0 रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां l है ही नहीं। m की पावर 1 रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां मास 1 टाइम इन्वॉल्व है। इट मींस डायमेंशंस ये भी बताती है कि किसी फॉर्मूले में कितनी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। समझ रहे हो, तो डायमेंशंस क्या होती है, फील आ गया होगा आपको कि डायमेंशन एक्चुअल में होती क्या है। कुछ और एग्जांपल हम लोग इसे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास की अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं, देखो यहां मास का क्या हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, हमने अभी पीछे पढ़ा है lt माइनस 2, और जब दोनों कंबाइन करके मैं लिखूंगा तो mlt माइनस 2, mlt माइनस 2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, फोर्स का। ठीक है, अब हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जिसको बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके डायमेंशंस कैसे क्या होती है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G को इधर ले जाओ तो यहां क्या बन जाएगा, F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस में F की कितनी हो जाएगी, हमने पढ़ा है m l t माइनस 2, और r की कितनी हो जाएगी, l की पावर 2, और m1 m2 की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी m की पावर 2। ठीक, अब देखते हैं, अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन जाएगा m अपॉन m स्क्वायर, और यहां आ जाएगा l एल क्यूब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगी बच्चों m की पावर माइनस 1 एल क्यूब t की पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द कैपिटल G। ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द कैपिटल G। तो इस तरह से हम बहुत सारी जितने भी फिजिकल फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं सबके डायमेंशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ट्राई करना, बुक उठाना, जितने भी उसमें फॉर्मूले आपको नजर आए और जहां तक भी आपको समझ में आता है, जो भी आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं सबके डायमेंशन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है
डायमेंशन एनालिसिस में क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। देखो अगर बच्चों मैं बात करूं एप्लीकेशंस की, तो बच्चों यहां 3 तरह की एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। ठीक है। सेकंड क्या है, चेक द इक्वेशन या चेक फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज कौन से, जो फिजिक्स में हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, चेक फॉर्मूलाज आर करेक्ट और नोट, कि जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो फॉर्मूला सही है या गलत है। जो फॉर्मूले बनाए हुए हैं ना हमने, वो सभी यहां से प्रूफ हो जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कई बार हम लोग भूल जाते हैं ना एग्जाम में, जब हम एग्जाम में जाते हैं कई बार फॉर्मूला भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमें उसकी फिजिकल क्वांटिटी पता है कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व होगी, तो हम बड़े आराम से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला। थर्ड एप्लीकेशन वही है, और चेक भी कर सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं है। सेकेंड एप्लीकेशन ये है। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड एप्लीकेशन है बच्चों डेराइव द formulas with the help of dimensional analysis। ठीक है। तो ये तीनों एप्लीकेशन हमें पढ़नी है। पहली क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू द अनदर यूनिट। मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई फॉर्मूला क्या है या कोई फिजिकल क्वांटिटी एमकेएस में दी हुई है, किस यूनिट में दी हुई है, एमकेएस में दी हुई है, और हमें इसको चेंज करना है सीजीएस में। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ये हम कर सकते हैं डायमेंशंस के थ्रू। ठीक है, वन यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट फ्रॉम अनदर यूनिट। जैसे वन यूनिट क्या होगी हमारी, किलोग्राम में है, मीटर में है, सेकंड में है, और दूसरी ग्राम में, सेंटीमीटर में और सेकंड में। इट मींस एमकेएस से सीजीएस में जा सकते हैं आप, या सीजीएस से एमकेएस में जा सकते हैं, या जितनी भी यूनिट हैं सब में एक दो एफपीएस में भी जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली एफपीएस का अब यूज यहाँ होता नहीं है, ज्यादातर तो हम एमकेएस और सीजीएस का यूज करते हैं, इसलिए हम इन्हीं में ही कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, conversion of one unit system to the another unit system। conversion of one unit system to the अनदर यूनिट सिस्टम। ठीक है, कैसे करते हैं बच्चों, वो ध्यान से देखना है आपको सभी। देखो इसको लिख लो, मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक, कन्वर्जन ऑफ यूनिट वन यूनिट सिस्टम टू द अनदर यूनिट सिस्टम, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हम इसकी पढ़ रहे हैं। बच्चों हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो
जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को थीटा मान लूं, माना थीटा, तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू, और इसको मैंने मान लिया n, ये होता है यूनिट। जैसे हम लिखते हैं ना, मास है कोई और कितना है 10 kg, तो ये 10 क्या हुआ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये यूनिट क्या हुई केजी, केजी हो गई इसकी यूनिट। ठीक है, तो ये किस में लिखते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये समझ गए होंगे कैसे? तो मैं लिख सकता हूं इसको थीटा इज इक्वल टू एन इंटू यू। ठीक है, अब मैं मान लीजिए इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता हूं, फॉर वन सिस्टम के लिए लिखता हूं, फॉर एनी वन यूनिट सिस्टम। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए थीटा, और किसी यही फिजिकल क्वांटिटी किसी यूनिट सिस्टम में मैं लिख रहा हूं, वो है n1 u1 फॉर एनी वन यूनिट सिस्टम। नाउ फॉर एनी अदर यूनिट सिस्टम, लेट चल रहा है सभी, अनदर यूनिट सिस्टम में बच्चों में क्या लिख सकता हूं उसको, थीटा इज इक्वल टू n2 इंटू u2। ठीक है, अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, ये फिजिकल क्वांटिटी तो दोनों सेम है, इसी को ही तो मैंने एक, मान लीजिए मास है, मास को mks में लिख दिया और मास को ही मैंने cgs में लिख दिया, मास तो मास ही रहेगा। ठीक है नहीं? तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्लियर है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को फाइंड करना है n2, मेरे को क्या फाइंड करना है n2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n1 u1 अपॉन u2। और बच्चों u1 क्या है, ये यूनिट है इन वन सिस्टम, और u2 क्या है, यूनिट इन सेकंड सिस्टम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में यूनिट को कैसे लिखा जा सकता है, लेट u1 इज इक्वल टू m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c एंड u2 इज इक्वल टू m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां n2 क्या आ जाएगा, n2 हो जाएगा n1 m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c, और m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c। और इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, n2 विल बी इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। और इसको मैं बंद कर देता हूं कोष्टक में। तो ये जो फॉर्मूला बना है ना हमारा, इस ही की मदद से हम सभी यूनिट एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा n1 मैंने माना है, n1 है mks में और n2 है cgs में।
ये मैंने माना हुआ है, स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसकी मदद से हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। एग्जांपल में एक्चुअली बच्चों क्या है ना, फैन भी नहीं चला रखा, गर्मी भी काफी हो रही है, और फैन चलाऊंगा तो उसकी आवाज आएगी, और उसकी आवाज आएगी तो फिर एम्प्लीफिकेशन सही नहीं हो पाएगा आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है नहीं। तो धीरे धीरे आराम आराम से चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। कन्वर्ट टू 100 न्यूटन इनटू डाइन, कन्वर्ट टू 100 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूटन होता है ना, ये होता है एमकेएस में, न्यूटन किस में होता है, एमकेएस में, और जो डाइन होता है ये होता है सीजीएस में, ठीक। तो वो कह रहा है एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करो। मैं सेम यही फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो हमारा क्या है, N2 तो मैंने माना ही हुआ सीजीएस में, तो N2 इज इक्वल टू N1 क्या है, N2 बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। अब N1 क्या है, N1 हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी हुई है, ठीक है। N1 एमकेएस में है ना, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 100। अब M1 मैंने क्या माना है एमकेएस में, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और यहाँ ग्राम, और इसकी पावर, अब पावर ABC लिखी हुई है। अब पावर क्या लिखी जाए बच्चों, हमें पता है फोर्स की कितनी होती है, डायमेंशन एनालिसिस जब हम करते हैं MLT-2, MLT-2। और आप ध्यान देंगे जब हम शुरुआती तौर से इसको लेके चले थे ना, मैंने दोनों की M1 L1 T1 और M2 L2 T2 की दोनों की पावर सेम ली थी। मतलब अगर मुझे किसी की एक डायमेंशन पता है तो दूसरी की भी लिख सकते हैं, A और B और C वही वैल्यू होंगी जो इसकी होंगी, समझ रहे हो। तो यहाँ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 1, और अगेन सेकंड किलोग्राम, लेंथ की एमकेएस में होती है मीटर, और इसमें होती है सेंटीमीटर, अगेन 1, टाइम सेकंड अपॉन सेकंड, और ये कितनी हो जाएगी, -2। ये कितना होता है, अगर मैं इसको लिखूं ग्राम में तो 1000 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा मीटर में, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास सेकंड में, तो सेकंड ही रहता है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको लिखूं बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। और अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं तो मैंने एमकेएस से किस में चेंज किया, सीजीएस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर, और सेकंड की पावर -2, और ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁵, और इसी को बोलते हैं हम डाइन। समझ रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब एक चीज देखो, यहां से N2 की वैल्यू कितनी आ गई ये, और यहां पूछा था उसने 100 न्यूटन, मतलब 100 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अगर 1 न्यूटन की बात करूं तो (10⁵ डाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हुए इसको कंप्लीट कर देते हैं।
सेकंड, आपको खुद ही एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है कन्वर्ट 100 जूल इनटू अर्ग। अर्ग होता है सीजीएस में और जूल होता है एमकेएस में। तो आपको ये खुद चेक करना है कितना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है इसकी एप्लीकेशन। चेक द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, इसमें हम फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं उनको चेक करेंगे कि वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसको साफ कर देता हूं मैं। अब बच्चों एक चीज देखो, मान लीजिए कोई फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, सभी को पता है F इज इक्वल टू एम ए। तो यहां दो नियम याद रखने हैं आपको बस। नंबर 1, इफ डायमेंशन of LHS is equal to dimension of RHS। देखो ये जो साइड हो गई इसकी इक्वेशन में, ये तो कौन सी साइड हो गई LHS, और ये जो साइड है ये साइड बच्चों क्या हो गई RHS, राइट हैंड साइड। अगर डायमेंशन LHS की इक्वल हो जाएगी डायमेंशन ऑफ RHS, तब वो डायमेंशनली करेक्ट होता है। ठीक, सेकंड, इसको बच्चों जो सेकंड है ना, इसको ये भी बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोला जाता है इसको। इसमें क्या कहा जाता है, ओनली सेम डायमेंशन, ओनली सेम डायमेंशन टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्सट्रैक्टेड। कैन बी एडिड और सब्सट्रैक्टेड मतलब देखो, जैसे हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बच्चों ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ये तभी जोड़े जा सकते हैं एक दूसरे, ये जो दोनों है ना तभी, अगर इसकी डायमेंशन इस डायमेंशन के इक्वल होगी। समझ रहे हो, कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटी या दो टर्म किसी इक्वेशन के अंदर फिजिक्स में तभी जोड़े जा सकते हैं जब उनकी डायमेंशन इक्वल होगी। ये भी सभी चीजें देखेंगे हम, और इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है ये, कि कैसे चेक करते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम इसी का ही ले लेते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का ही ले लेते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं LHS, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, M(L)T-2। बड़े अच्छे से हमें पता है। अब देखो RHS का डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS क्या होगा, M का क्या हो जाएगा M, और A के लिए हो जाएगा L(T-2).
और जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है MLT माइनस 2। ठीक है, इक्वल आता है। सेकंड बच्चों, एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला तो हमने MA से निकाला ही हुआ है, डायमेंशन भी इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। तो एक कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो इस चीज को अच्छे से प्रूफ कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, मान लीजिए एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम का। ठीक है, वो क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, जहां T क्या है, T इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, G क्या है, G इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक, अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो आज यहां क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर LHS क्या होगा, T के लिए T हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर RHS, RHS के लिए क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, यहां देखो अगर मैं लिखूं इसको तो L के लिए क्या हो जाता है L, और G के लिए LT माइनस 2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब जब मैं इसको लिखता हूं तो ये हो जाएगा L से L कैंसिल हो गया, T की पावर 2 बचा, क्योंकि T की पावर माइनस 2 ऊपर जाके T की पावर 2 बन जाता है। अब यहाँ 1/2 है, ये क्या बन जाएगा, T तो बना है, इट मीन्स LHS is equal to RHS. It means this formula is correct या डायमेंशनली करेक्ट। तो इसी तरह से जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे पास वो सभी 1 बाय 1 करके हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की तरफ। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की तरफ। ये क्या कहता है, अच्छा अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही देख लेंगे तीनों की तीनों कि वो करेक्ट है या नहीं है। जो हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है क्या वो सही बात है या गलत है। सबसे पहले पहली इक्वेशन लेते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस ए टी। ठीक है, अगर बच्चों हम इसकी डायमेंशन देखें तो क्या हो जाएगी, A के लिए तो L T माइनस 2 और T की कितनी हो जाएगी सिंगल, और जब ये रिजल्टेंट में देखेंगे हम तो कितनी निकल के आएगी, ध्यान से देखें L T माइनस 1, L T माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये किस टर्म के लिए हो गया, इस वाले के लिए। इसकी देखें, ये तो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी तो ऑटोमेटिक होती है L T माइनस 1 होती है ना, L T माइनस 1। इट मींस देखो दोनों की सेम आई ना, फॉलो कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। जोड़ तो तभी पा रहे हैं जब दोनों की दोनों इक्वल, समझ रहे हो। बट इसकी देख लेते हैं, ये भी वेलोसिटी है, इसकी भी L T माइनस 1, और ये देखो दोनों साइड बराबर हैं। ये पूरी तरह से फॉलो कर रहा है पहला रूल जो LHS, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, समझ रहे हो। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी फॉलो कर रहा है। इसी तरह से आप तीनों इक्वेशन में देखेंगे कुछ S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में भी, और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS में भी देखेंगे। ठीक है,